नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज़ में एक बार फिर आप बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। बहराइच से खबर आ रही है जहां पर शिक्षक मोहम्मद हारून के सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई सम्मान समारोह का शुभारंभ बहराइच जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार ने मां सरस्वती की चित्रपटल पर दीप प्रज्वलन करके पुष्प माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, अपितु वो समाज को जीवन पर्यंत अपने ज्ञान के माध्यम से नई दिशा दिखाकर निरंतर और सतत जागरूक करता रहता है। शिक्षक की अच्छी शिक्षा के द्वारा ही उच्च समाज का निर्माण होता है, जो कि राष्ट्र के प्रगति में अत्यंत सहायक है। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के मां मढ़ीदाई मंदिर से मामला सामने आया है, जहां कमासन थाना क्षेत्र के ममसी खुर्द गांव के रहने वाले अभयराज और चांदनी देवी का लगभग 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें लड़की अपनी मर्जी से अपने प्रेमी अभयराज के साथ घर से चली आई और पहले चित्रकूट में कोर्ट मैरिज का फॉर्म भरकर उसके बाद बबेरू कस्बे के मढ़ीदाई मंदिर पर दोनों लोगों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर और मांग में सिंदूर भरकर शादी की। शादी के समय बबेरू कस्बे के मां मढ़ीदाई मंदिर पर अन्य भक्त भी मौजूद रहे। वहीं दूल्हा अभयराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये लड़की मेरे बड़े भाई की साली है, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं और लगभग 4 वर्षों से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद आज हम दोनों ने ये रास्ता अपनाया है और मां मढ़ीदाई मंदिर पर बबेरू में दोनों लोगों ने शादी की है। उत्तर प्रदेश में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में कैपिटल्स अप्रोच को लागू कर कृषि प्रणालियों को रूपांतरित करने के रास्ते तलाशने के लिए आज लखनऊ में एक राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श आयोजित किया गया। इस परामर्श का आयोजन सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनियों, क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि कैसे प्राकृतिक, सामाजिक, मानव और उत्पादिक पूंजी को एकीकृत करके अधिक टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं, जिससे जलवायु संबंधी जोखिम कम हो, बाजार तक पहुंच बढ़े और आय में सुधार हो। किन अहम मुद्दों की चर्चा हुई है, क्या क्या कार्यक्रम है, अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम रिजित सेनगुप्ता है और मैं सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस दिल्ली में एक थिंक टैंक है, वहाँ से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम लोग यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया है। ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें विशेष रूप से जो जैव कृषि है, जैविक कृषि और वन वानिकी, उसी के ऊपर फोकस करता है। और ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो टिकाऊ कृषि या सतत कृषि की हम बात करते हैं, उसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको वो फैसिलिटेट करने के लिए यूनेप ने एक तकनीक या एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसका निकनेम आप बोल सकते हैं, उसका निकनेम है टीब, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो उस तकनीक के माध्यम से जो अलग अलग तत्व हैं, जैसे कि जैव विविधता हुआ, जैसे कि जो सामाजिक तत्व हैं, जैसे कि पर्यावरण है, जिसके ऊपर खेती निर्भर करता है, उसका किस तरीके से मूल्यांकन किया जाए और जो नीतिगत प्रोसेसेस हैं, जैसे नीति बनाया जाता है, या जो उद्यम है या फिर व्यापार का क्षेत्र में जो पॉलिसीज डेवलप किया जाता है, उस मूल्यांकन को फिर उसमें शामिल कैसे किया जा सकता है, ये उसके ऊपर है। और जो छोटे किसान, जो एफपीसीज, जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स है, उसको ये ज्ञान, उनको अगर ये ज्ञान मिलेगा, फिर वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल आर्थिक उसके ऊपर नहीं, वो प्राकृतिक और सामाजिक के ऊपर भी वो किस तरीके से बेनिफिट करता है, वो बाकी समाज को और मार्केट को ये बता सकेगा। तो ये हमारा अभी 2-2.5 साल और चलेगा और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश से
20, 25, 30 ऐसे चैम्पियंस जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स है और जो उद्यमी है, उनको हम आइडेंटिफाई करें और सबका सब इसमें कोई फीस वगैरह कोई नहीं लगेगा, सब इसमें जुड़ सकते हैं, ये ओपन टू ऑल है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो भी इंटरेस्टेड है, आप जुड़िए इस प्रोग्राम के साथ और हम आगे इसको ले जाएंगे। सर अपना परिचय देते हो। अनिल कुमार यादव, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर फ्लड फंड उत्तर प्रदेश। आज सतत कृषि के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके संबंध में बताया गया है। और जैसे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में चल रही है, इस साल से चल रही है, और इसमें जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा की गई। जैसे मिनिमम टिलेज जो आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है, इसी तरह मल्चिंग के कार्य के संबंध में। तीसरा, इसमें हम डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। जीवामृत और घन जीवामृत मतलब कि जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है उसके बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। इन सभी जो कंपोनेंट हैं ये सॉइल ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने वाले हैं, जो मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो लाकर मिट्टी में आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर रहा है। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आपको खेती के क्षेत्र में, ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में, क्या नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। और जो हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसमें मिनिमम कास्ट में हम मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। अब मैं ये तो यहाँ तक ये कह सकता हूँ कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का इससे कोई सस्ता माध्यम नहीं हो सकता। अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग को डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप कर रहे हैं, और सभी माध्यम बहुत ही महंगे हैं, वो इंजीनियरिंग के माध्यम है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो इरिगेशन की हो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की हो, चाहे हाइड्रोलॉजी की हो, चाहे हम फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, ये सभी विधाएं इन्वायरमेंट को देखते हुए सभी सपोर्ट करती हैं बायोडाइवर्सिटी के हम नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ें और उसके जो फायदे हैं वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हम इक्विटी के रूप में उनको प्रेजेंट करें। हमें ये नहीं कि इक्वलिटी लानी है, जो कमजोर तबका है उसको हमें दिए जाने की जरूरत है। हमें इक्विटी इस सेंस में भी चाहिए कि ये उत्पादन केवल हम वर्तमान समय के लिए नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो इसी रूप में भी मिलना चाहिए, उनका भी अधिकार है। तो इन सभी तथ्यों को रखकर कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसके लिए जो भी CRB के द्वारा ये किया गया है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये FPO को इन्वॉल्व किए हैं। जो स्टेक होल्डर हैं वो उनकी संख्या विभिन्न माध्यमों से अधिक है। तो ये हम समझते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो इनकी विचारधारा थी कि हम इकोनॉमिक्स के अतिरिक्त नेचुरल, ह्यूमन, विभिन्न प्रोडक्ट के डेवलपमेंट या सोशल कंपोनेंट को इंक्लूड करते हुए बॉटम स्तर तक ले जाएं, तो उसमें ये कार्यक्रम सफल होगा। यही सर, आज के इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए प्रदेशवासी, उनको क्या सर संदेश देना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश गैरुला है और मैं फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल FSC का इंडिया कंट्री डायरेक्टर हूँ। FSC सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में पूरे विश्व में कार्य कर रही है। हमारे प्रेजेंस रफली 90 कंट्रीज़ में है। और जैसे कि आप जानते हैं, भारत में जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है UNFCCC के लिए, उसमें एक वॉलंटरी कहना चाहिए एश्योरेंस दिया है कि हम सन 2030 तक 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करें। इससे न सिर्फ किसानों का फ़ायदा है, क्योंकि अधिक पेड़ लगाएंगे तो उनको